हेलो फ्रेंड्स, सर्वधन्या कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। देखो, बहुत से स्टूडेंट्स को ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है क्योंकि इसमें लाखों कंपाउंड्स होते हैं, सही में मिलियंस। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आज हम सीखेंगे कि केमिस्ट ने इस पूरे केओस को, इस भीड़ को कैसे एक सिंपल सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया है। बिल्कुल सही कहा सर। बच्चों, इसे ऐसे समझो जैसे हम सबके सरनेम्स होते हैं, है ना? जैसे शर्मा, पाटिल, खान। सरनेम से क्या पता चलता है? यही कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक उसी तरह केमिस्ट्स कार्बन कंपाउंड्स को उनकी फैमिली में ग्रुप करते हैं। और जब हम फैमिली को समझ जाते हैं तो उसके मेंबर्स की प्रॉपर्टीज को समझना और प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं ये सब होता कैसे है। ओके, आप जरा इन दो मॉलिक्यूल्स को देखो। एक तरफ है इथेन C2H6, ये नेचुरल गैस का एक पार्ट है, और दूसरी तरफ है एथेनॉल C2H5OH, जिसे हम कॉमनली अल्कोहल कहते हैं। दोनों का कार्बन स्केलेटन यानी उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एकदम सेम है, 2 कार्बन एटम्स। तो फिर ऐसा क्या है कि एक गैस है और दूसरा लिक्विड? ऐसा क्या बदल गया कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी अलग हो गई? The answer, my friends, lies in a very small but a very, very powerful change. ये चेंज तब होता है जब इस कार्बन और हाइड्रोजन की सिंपल सी दुनिया में एक नया मेहमान, एक स्ट्रेंजर आ जाता है। अब हम सिंपल हाइड्रोकार्बन से आगे बढ़ रहे हैं और एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है हेट्रोएटम। Let's understand the definition first. A heteroatom is an atom other than carbon or hydrogen that replaces a hydrogen atom in a hydrocarbon chain, changing the molecule's properties. इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है। हाइड्रोकार्बन मतलब C और H की चेन, a friendship between carbon and hydrogen. अब इस चेन से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा एटम आ गया, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो उस बाहर से आए हुए एटम को हम हेट्रो एटम कहते हैं। समझो ये एक इंट्रूडर है जो आते ही मॉलिक्यूल की पूरी पहचान, उसकी पूरी प्रॉपर्टी बदल देता है। चलो इसका एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। हम शुरू करते हैं मीथेन से, CH4, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन, अ वेरी बेसिक मॉलिक्यूल। अब सोचो, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकल गया, चला गया, उसकी जगह अब खाली हो गई, राइट? और उस खाली जगह पर एक नया ग्रुप, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन का ग्रुप, जिसे हम कहते हैं OH, वो आके जुड़ गया। बस इतना सा चेंज, और मीथेन बन गया मीथेनॉल, एक सिंपल अल्कोहल। देखा, बेसिक स्ट्रक्चर वही है, CH3, लेकिन एक नया मेहमान आते ही इसका फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ बदल गया। तो बच्चों, ये जो नया मेहमान है, ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है जो हाइड्रोजन की जगह ले रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक आइडेंटिटी टैग की तरह काम करता है। जैसे आपके स्कूल ID कार्ड से आपकी क्लास, आपका डिवीजन पता चलता है, वैसे ही इस ग्रुप से मॉलिक्यूल की फैमिली और उसका केमिकल बिहेवियर पता चलता है। और इसी स्पेशल ग्रुप को हम कहते हैं अ फंक्शनल ग्रुप। So let's look at the formal definition. A functional group is the specific heteroatom or group of atoms that attaches to a carbon compound, largely determining its chemical properties. मतलब समझो, फंक्शनल ग्रुप ही केमिस्ट्री डिसाइड करता है। जो लंबी कार्बन चेन है ना, वो तो बस एक बॉडी की तरह है, एक स्केलेटन है। असली एक्शन, सारे केमिकल रिएक्शंस इस फंक्शनल ग्रुप पर ही डिपेंड करते हैं। ये मॉलिक्यूल की पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। अब इन फंक्शनल ग्रुप्स को पहचान कर हम लाखों कंपाउंड्स को कुछ सिंपल फैमिलीज में सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट फैमिलीज से मिलते हैं। सबसे पहले आती हैं अल्कोहल फैमिली। इनका फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसे हम लिखते हैं -OH। इसका जनरल फॉर्मूला है R-OH। अब आप सोचोगे ये R क्या है? बहुत सिंपल है। R का मतलब है कोई भी कार्बन चेन, वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, R बस उस पूरी चेन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने अभी देखा, जब आप एक कार्बन वाले मीथेन डेरिवेटिव पर -OH ग्रुप लगाते हैं तो आपको मिलता है मेथेनॉल। नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली, द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसे हम लिखते हैं -COOH। ये ग्रुप ही इन कंपाउंड्स को उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी देता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एसिटिक एसिड, जो आपके घर में सिरका यानी विनेगर में होता है। ये बेसिकली एक 2 कार्बन की चेन है जिसके एंड में -COOH ग्रुप लगा हुआ है। सिंपल।
ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बार हमने फंक्शनल ग्रुप से फैमिली बना ली तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत प्रिडिक्टेबल पैटर्न सामने आता है जब हम उसी फैमिली में कार्बन चेन की लेंथ बढ़ाते जाते हैं। इस पैटर्न से जो सीरीज बनती है उसे कहते हैं अ होमोलॉगस सीरीज। Let's understand this important definition. A homologous series is a series of compounds with the same functional group and similar chemical properties, in which successive members differ by a CH2 group. ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, धीरे से समझो। होमोलोगस सीरीज का मतलब है एक ही फैमिली के कंपाउंड्स की लाइन, एक के बाद एक। इन सब का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफी सिमिलर होती हैं। बस हर अगला मेंबर पिछले वाले से थोड़ा सा लंबा होता है। कितना लंबा? एग्जैक्टली एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी एक CH2 यूनिट्स। यहाँ देखो अल्कोहल सीरीज का पैटर्न। हमने शुरू किया मीथेनॉल से, 1 कार्बन, उसमें एक CH2 यूनिट ऐड किया तो बन गया एथेनॉल, 2 कार्बन। एक और CH2 ऐड किया तो मिला प्रोपेनॉल, 3 कार्बन। और ये आगे चलता जाता है, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल एंड सो ऑन। इन सब में OH ग्रुप कॉमन है, इसलिए ये सब अल्कोहल्स की तरह ही रिएक्ट करते हैं। यहाँ आप इस डिफरेंस को और भी क्लियरली समझ सकते हैं। मेथनॉल और उसके आगे वाला मेंबर इथेनॉल, इन दोनों के बीच सिर्फ एक CH2 ग्रुप का फर्क है। यही सिंपल सा रिपीटिंग डिफरेंस एक होमोलॉगस सीरीज की पहचान है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड एलिगेंट पैटर्न। अब देखो, जब स्ट्रक्चर में एक प्रिडिक्टेबल डिफरेंस है तो मास में भी तो एक प्रिडिक्टेबल डिफरेंस आएगा ना? बिल्कुल। हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास है 12U और 2 हाइड्रोजन एटम्स का मास हुआ 2U। तो टोटल कितना हुआ? 12 + 2 = 14U। इसका मतलब सीरीज का हर अगला मेंबर पिछले वाले से हमेशा, आई रिपीट, हमेशा एग्जैक्टली 14U हैवियर होता है। दिस इज अ कांस्टेंट। तो आपके मन में आएगा, ठीक है सर, ठीक है मैम, आखिर इन सब पैटर्न्स का फायदा क्या है? हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? द रीजन इज, ये पैटर्न सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं है, दे आर वेरी वेरी यूजफुल। इनकी मदद से केमिस्ट्स किसी नए कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बिना टेस्ट किए ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज अमेजिंग। चलो बॉइलिंग पॉइंट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जैसे अल्कोहल सीरीज में कार्बन चेन लंबी होती जाती है, यानी मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी एक प्रिडिक्टेबल तरीके से बढ़ता जाता है। इसे कहते हैं ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्रेडेशन मतलब एक ग्रेजुअल चेंज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल बड़ा होने से उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं। उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है और उन्हें बॉयल करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। तो चलिए आज के इस लेक्चर के की पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, हेट्रोएटम्स यानी C और H के अलावा दूसरे एटम्स हाइड्रोकार्बन की पूरी आइडेंटिटी बदल देते हैं। पॉइंट 2, ये नया एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स फंक्शनल ग्रुप कहलाता है और यही मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। पॉइंट 3, एक ही फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स की सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और लास्ट पॉइंट 4, इस सीरीज के मेंबर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न या ग्रेडेशन दिखता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो हमने ये तो सीख लिया कि लाखों कंपाउंड्स को उनके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर फैमिलीज में कैसे सॉर्ट करना है। लेकिन इससे एक नया चैलेंज सामने आता है। हर फैमिली के अंदर इतने सारे मेंबर्स हैं, हर एक कंपाउंड को एक यूनिक ऑफिशियल नाम कैसे दें? ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया के केमिस्ट समझ सकें? इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। यहाँ हम साइंस के हर चैप्टर के हर टॉपिक को एकदम सिंपल लैंग्वेज में और डिटेल में समझाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना हो। अच्छा, तो आज हम कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर का एक क्लाइमैक्स टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जिससे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, अक्सर डरते हैं, लेकिन यकीन मानिए आज के बाद ये आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। हम 2 चीजें डिटेल में सीखेंगे। पहला, कार्बन कंपाउंड्स को उनका नाम कैसे मिलता है, यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर, और दूसरा, उनका केमिकल बिहेवियर कैसा है, यानी उनके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। ये दोनों टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा फोकस यहां रखिएगा। तो देखिए, आज के इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा होगा।
हम शुरू करेंगे एक प्रॉब्लम से कि आखिर इन कंपाउंड्स के नाम रखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम मिलेंगे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से हमारे हीरो IUPAC सिस्टम से। उसके बाद हम इन रूल्स को एक्शन में देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के साथ। फिर हमारा फोकस शिफ्ट होगा केमिकल रिएक्शंस की दुनिया पर, जहां हम 4 मेजर रिएक्शंस को उनके एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और आखिर में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करके इस टॉपिक को हम मास्टर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। Why a system is needed? आखिर एक सिस्टमैटिक नेमिंग सिस्टम जैसे IUPAC इसकी ज़रूरत ही क्यों है? जरा इमेजिन कीजिए, बहुत साल पहले जब केमिस्ट्री नया डेवलप हो रहा था, जब भी कोई साइंटिस्ट एक नया कार्बन कंपाउंड डिस्कवर करता, वो उसे अपनी मर्जी से कोई कॉमन सा नाम दे देता। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब अलग अलग देशों में साइंटिस्ट्स ने एक ही कंपाउंड को अलग अलग नाम दे दिए। सोचो, आप इंडिया में एक कंपाउंड को एक नाम से जानते हैं और अमेरिका में कोई साइंटिस्ट उसे दूसरे नाम से। कितना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। साइंटिफिक कम्युनिकेशन के लिए ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी। बिल्कुल, कॉमन नेम्स की 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहली थी एम्बिग्विटी, यानी एक ही कंपाउंड के कई सारे नाम होना, और दूसरी, जो शायद उससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि कॉमन नेमिंग सिस्टम हर स्ट्रक्चर को नाम दे ही नहीं सकता था। हमने आइसोमर्स के बारे में पढ़ा है ना, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स। जैसे हेक्सेन C6H14, उसके 5 आइसोमर्स होते हैं। कॉमन सिस्टम में हम एनहेक्सेन, आइसोहेक्सेन, नियोहेक्सेन तक नाम दे पाते, लेकिन बाकी के 2 आइसोमर्स का क्या? उनका कोई कॉमन नाम ही नहीं था। इसलिए एक यूनिवर्सल सिस्टम की जरूरत थी जो हर स्ट्रक्चर को एक यूनिक नाम दे सके। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में सामने आया IUPAC। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट्स है। इन सब ने मिलकर एक सेट ऑफ रूल्स बनाया, एक पूरा सिस्टम डिजाइन किया, और ये डिसाइड हुआ कि आज से पूरी दुनिया में हर साइंटिस्ट, हर स्टूडेंट इन्हीं रूल्स को फॉलो करके कार्बन कंपाउंड्स को नाम देगा, ताकि हर केमिकल स्ट्रक्चर का सिर्फ एक यूनिक सिस्टमैटिक नाम हो। 1 स्ट्रक्चर 1 नेम, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब आते हैं इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। IUPAC सिस्टम ने किसी भी कंपाउंड के नाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: प्रीफिक्स, पेरेंट एंड सफिक्स। सोच लीजिए जैसे आपका नाम होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। वैसे यहाँ पेरेंट नाम कोर है, उसके आगे लगता है प्रीफिक्स और उसके पीछे लगता है सफिक्स। हम सबसे पहले समझेंगे पेरेंट नेम को, क्योंकि ये नाम की नींव है, द फाउंडेशन। द पेरेंट नेम ये हमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताता है। पहली, उस कंपाउंड की सबसे लंबी कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, और दूसरी, उन कार्बन एटम्स के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल, डबल या ट्रिपल। ये 2 इंफॉर्मेशन हमें पेरेंट से मिलती हैं। बिल्कुल सही। पेरेंट नाम का जो पहला पार्ट है, जिससे हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता चलता है, उसे हम रूट वर्ड कहते हैं। ये टेबल आपको बाय हार्ट करना है। 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड है मेथ, 2 कार्बन्स के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स। सिंपल काउंटिंग ही है, बस अलग शब्दों में। ये रूट वर्ड्स ही हमें चेन की लेंथ बताते हैं। अब आते हैं पेरेंट नेम के दूसरे हिस्से पर, जो बॉन्ड टाइप बताता है। इसे हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। बहुत सिंपल है। अगर कार्बन चेन में सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो सफिक्स लगेगा एन और उस कंपाउंड की फैमिली होगी एल्केन। अगर चेन में कहीं एक भी डबल बॉन्ड आ गया, तो सफिक्स लगेगा ईन और फैमिली होगी एल्कीन। और अगर कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, तो सफिक्स होगा आइन और फैमिली होगी एल्काइन। तो रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स को जोड़कर पेरेंट नेम बनता है। जैसे 6 कार्बन और सारे सिंगल बॉन्ड्स, तो रूट वर्ड हेक्स और सफिक्स एन, नाम बन गया हेक्सेन। सिंपल। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है। अगर कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई स्पेशल ग्रुप, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, वो लगा है, तो हमें उसका एड्रेस भी बताना पड़ता है, यानी वो कौन से कार्बन पर लगा है। इसके लिए हम यूज करते हैं लोएस्ट नंबर रूल। इसका मतलब सिंपल है, हम कार्बन चेन की काउंटिंग उस डायरेक्शन से शुरू करेंगे जहां से उस स्पेशल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले। हम उसे समझ लो VIP ट्रीटमेंट देंगे, और वो नंबर उस ग्रुप के नाम के ठीक पहले लिखा जाता है। जैसे बुट 1 ईन का मतलब है कि 4 कार्बन की चेन है जिसमें पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है। अब तक हमने सिंपल चेन्स की बात की, लेकिन अगर कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे अल्कोहल का OH ग्रुप या एसिड का COOH ग्रुप, तो क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि इन फंक्शनल ग्रुप्स को नाम में कैसे एडजस्ट किया जाता है। कुछ ग्रुप्स प्रीफिक्स बनकर नाम के आगे लगते हैं और कुछ सफिक्स बनकर नाम के पीछे। चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर हैलोजन ग्रुप जैसे ब्रोमो Br लगा है, तो ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, ब्रोमो, और लोएस्ट नंबर रूल से उसकी पोजीशन भी बताते हैं, जैसे 2 ब्रोमो प्रोपेन।
और अगर अल्कोहल ग्रुप OH लगा है तो ये सफिक्स की तरह यूज होता है, ऑल। इसके लिए पेरेंट एल्केन के नाम के आखिरी ई को हटाकर ऑल लगा देते हैं। सिंपल, जैसे ईथेन बन जाता है एथेनॉल। एल्डिहाइड ग्रुप CHO के लिए सफिक्स है एल, तो प्रोपेन बन जाएगा प्रोपेनाल। कीटोन ग्रुप CO के लिए सफिक्स है 1, तो प्रोपेन बन जाएगा प्रोपेनॉन। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH है तो सफिक्स लगता है ओइक एसिड, जैसे 2 कार्बन वाला ईथेन बन जाता है एथेनोइक एसिड, जिसे हम विनेगर भी कहते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमने कार्बन कंपाउंड्स का नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर सीख लिया है। हमने उनकी एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड बनाना सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उनके कैरेक्टर को समझते हैं, वो बिहेव कैसे करते हैं, यानी उनके केमिकल रिएक्शंस। ये सेक्शन भी उतना ही जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। कार्बन कंपाउंड्स मेनली 4 तरह के रिएक्शंस दिखाते हैं। पहला है कंबशन यानी जलना, दूसरा है ऑक्सीडेशन, तीसरा है एडिशन रिएक्शन और चौथा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम इन चारों को एक एक करके उनकी आत्मा तक समझेंगे। चलिए अब इन रिएक्शंस की गहराई में चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट कॉमन रिएक्शन जिसे हम रोज अपनी लाइफ में देखते हैं, कंबस्शन। The textbook definition of combustion is, it is a process of burning a substance in the presence of oxygen to produce heat, light, carbon dioxide and water. आसान शब्दों में, जब भी कोई कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो उस प्रोसेस को कंबस्शन कहते हैं और इसके प्रोडक्ट्स हमेशा फिक्स होते हैं, हीट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और वाटर यानी H2O। हमारे घर का LPG गैस सिलेंडर हो या गाड़ी में डाला हुआ पेट्रोल, ये सब कंबस्शन पर ही काम करते हैं। कंबस्शन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व की जाती है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे मीथेन या प्रोपेन, वो जब जलते हैं तो एक साफ नीली आग यानी क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। इसे हम कहते हैं कंप्लीट कंबशन। लेकिन जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे ईथीन जलते हैं तो वो एक पीली कालिक वाली आग यानी येलो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। इसे इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी गैस स्टोव पर रखे बर्तन नीचे से काले हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गैस स्टोव के बर्नर्स में ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही, इसलिए गैस का इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है और वो कालिक यानी सूट बन रही है। अब आते हैं दूसरे रिएक्शन पर, ऑक्सीडेशन। ये कंबस्शन जैसा लगता है पर है नहीं। The definition is, oxidation is a controlled reaction that adds oxygen or removes hydrogen, often using an oxidizing agent. देखो, combustion एक uncontrolled process है, आग लग जाती है, लेकिन oxidation एक controlled reaction है। इसमें भी ऑक्सीजन ऐड होता है पर बहुत कंट्रोल के साथ। इसके लिए हम स्पेशल केमिकल्स यूज करते हैं जिनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMNO4। ये एजेंट अपना ऑक्सीजन कार्बन कंपाउंड को देकर उसे ऑक्सीडाइज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। हमारा तीसरा रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, इसमें कुछ ऐड होता है। दिस रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी ये उनकी पहचान है। इस रिएक्शन में एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है। इस एडिशन से वो कमजोर डबल या ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है और एक सिंगल बॉन्ड वाला स्टेबल सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। ये रिएक्शन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बनने का मौका देता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी का बनना। आपके घर में जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, इसलिए रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। जब इन ऑयल्स में निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस पास की जाती है तो एक एडिशन रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऑयल के डबल बॉन्ड्स पर जाकर ऐड हो जाते हैं। इससे डबल बॉन्ड्स टूटकर सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह लिक्विड अनसैचुरेटेड ऑयल सॉलिड सैचुरेटेड फैट यानी वनस्पति घी में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। और अब हमारा आखिरी रिएक्शन टाइप, substitution reaction. The definition says, it is a reaction where one or more hydrogen atoms in a saturated hydrocarbon are replaced by other atoms. ये reaction saturated hydrocarbons जैसे alkanes की property है। Saturated compounds बहुत stable होते हैं, उनके single bonds बहुत strong होते हैं, इसलिए वो addition reaction नहीं कर सकते।
लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम को कोई दूसरा एटम जैसे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देता है, यानी उसकी जगह ले लेता है। एक एटम हटा, दूसरा उसकी जगह लगा। तो इन दोनों रिएक्शंस के बीच का मेन डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है, जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड टूटता है और नए एटम्स जुड़ते हैं, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है, जहां कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है और हाइड्रोजन एटम को कोई और एटम रिप्लेस करता है। एक में बॉन्ड टूटकर चीजें ऐड होती हैं, दूसरे में एटम हटकर उसकी जगह सब्स्टिट्यूट होती है। तो चलिए इस पूरे लेक्चर के की टेकअवेज को जल्दी से समराइज करते हैं। हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, IUPAC नेमिंग जिसका फाउंडेशन है प्रीफिक्स, पेरेंट, सफिक्स स्ट्रक्चर, और सबसे इंपॉर्टेंट है लोएस्ट नंबर रूल, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें हमने 4 रिएक्शंस देखे, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। तो अब आपके लिए एक फाइनल थॉट। अब जब आप नेमिंग के रूल्स और रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट्स दोनों जानते हैं, तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब प्रोपेन, जो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, ब्रोमीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? इस पर सोचिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कीजिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर के बाकी टॉपिक्स के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर। हमारा मिशन है आपके लिए स्टेट बोर्ड सिलेबस के हर मुश्किल टॉपिक को एकदम इजी और इंटरेस्टिंग बनाना। तो अगर आप अपनी स्टडीज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर के आखिरी लेक्चर में हैं। इस लेक्चर में हम 2 बहुत ही जरूरी कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, को डिटेल में समझेंगे, और उसके बाद हम उन जायंट मॉलिक्यूल्स की दुनिया में चलेंगे जिन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। ये टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर हम 3 हिस्सों में कवर करेंगे। पहले हम एथेनॉल की पूरी कहानी समझेंगे, उसके बाद एथेनोइक एसिड को एक्सप्लोर करेंगे, और आखिर में पॉलीमर्स की अनोखी दुनिया को जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले कंपाउंड इथेनॉल से। इसे आमतौर पर अल्कोहल या स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक कॉमन केमिकल नहीं है, बल्कि कमर्शियली यानी इंडस्ट्रीज में इसकी बहुत अहमियत है। ये फ्यूल से लेकर मेडिसिन तक हर जगह यूज होता है। चलिए देखते हैं कि इसकी ऐसी क्या खास बात है। चलिए अब इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहली बात, ये एक कलरलेस लिक्विड है, यानी पानी की तरह इसका कोई रंग नहीं होता। दूसरा, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, जो पानी से काफी कम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्पिरिट हाथ पर लगाते ही उड़ जाती है। इट इवेपोरेट्स क्विकली। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी मिसिबिलिटी। सर, मिसिबिलिटी का मतलब क्या है? मिसिबल इन वाटर का मतलब है कि ये पानी में किसी भी प्रोपोर्शन में, यानी कितनी भी क्वांटिटी में, पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। तेल और पानी की तरह अलग अलग नहीं रहता। और जब हम लिटमस पेपर से इसका टेस्ट करते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होता। इससे साबित होता है कि इथेनॉल इज न्यूट्रल इन नेचर। ना ये एसिडिक है, ना ही बेसिक। एक बहुत जरूरी बात, भले ही एथेनॉल के इतने इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, लेकिन एज अ बेवरेज इसका कंजम्पशन सेहत के लिए बहुत हार्मफुल है। इट इज़ वेरी हार्मफुल। ये हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी बॉडी के अंदर चलने वाले ज़रूरी फंक्शंस और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन पर बहुत बुरा असर डालता है। इससे लिवर, हार्ट जैसे वाइटल ऑर्गन्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। अब आते हैं इथेनॉल के 2 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस पर। पहला है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। जब हम इथेनॉल में सोडियम मेटल का टुकड़ा डालते हैं तो सोडियम इथेनॉल के अंदर से हाइड्रोजन एटम को हटा देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस रिएक्शन में जो नया कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। और दूसरा रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। इस रिएक्शन में हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ये एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी वो इथेनॉल मॉलिक्यूल में से पानी H2O को खींचकर बाहर निकाल देता है। जब पानी निकल जाता है तो इथेनॉल बदल जाता है एक नए कंपाउंड में जिसका नाम है इथीन। एथेनॉल जो कि न्यूट्रल था। उसके बाद अब हम आते हैं अपने अगले कंपाउंड पर जिसका नेचर एसिडिक है, इथेनोइक एसिड। इसका दूसरा नाम है एसिटिक एसिड और आप सब इससे जरूर वाकिफ हैं। ये वही एसिड है जो सिरका यानी विनेगर में पाया जाता है।
विनेगर एक्चुअली इथेनोइक एसिड का 5 से 8% सोल्यूशन होता है पानी में। मिथेनोइक एसिड की एक बहुत ही अनोखी प्रॉपर्टी है इसका मेल्टिंग पॉइंट। प्योर इथेनोइक एसिड 17 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ठंड के मौसम में ये रूम टेम्परेचर पर ही जमकर बर्फ जैसा दिखने लगता है, बिल्कुल एक ग्लेशियर की तरह। और इसी वजह से प्योर इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। अब जैसा कि इसके नाम में ही एसिड है, तो ये बेसिस के साथ रिएक्ट करेगा ही। जब इथेनोइक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो एक टिपिकल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। यहाँ जो सॉल्ट बनता है उसका नाम है सोडियम एथेनोएट। बिल्कुल, और जब एथेनोइक एसिड कार्बोनेट्स के साथ जैसे कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है, तब भी वही सॉल्ट यानी सोडियम एथेनोएट बनता है, लेकिन इस बार वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। और यही गैस जब लाइम वाटर से पास की जाती है तो उसे मिल्की कर देती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखते हैं, इसका नाम है एस्टरिफिकेशन। फर्स्ट, लेट्स सी द डेफिनेशन. Esterification is a reaction where a carboxylic acid and an alcohol react to form a new compound called an ester. मतलब जब हम इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को एक साथ एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो एक नया कॉम्पाउंड बनता है जिसे एस्टर कहते हैं। और एस्टर्स की सबसे खास पहचान होती है उनकी महक। इनकी स्मेल बहुत प्लेजेंट फ्रूटी होती है, जैसे फलों की खुशबू या परफ्यूम्स में जो महक होती है वो अक्सर एस्टर्स की वजह से ही होती है। तो इथेनोइक एसिड और इथेनॉल से बनने वाले एस्टर का नाम है इथाइल इथेनोल। अब अगर हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को उल्टा कर दें तो उस प्रोसेस को कहते हैं सैपोनिफिकेशन। इसमें हम एक एस्टर लेते हैं और उसे एक एल्कलाई जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। ऐसा करने पर एस्टर वापस टूट जाता है अपने ओरिजिनल अल्कोहल और एसिड के सोडियम सॉल्ट में। और यही जो एसिड का सोडियम सॉल्ट है, इसी को तो हम सोप यानी साबुन कहते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है सैपोनिफिकेशन, क्योंकि ये साबुन बनाने का फंडामेंटल केमिकल रिएक्शन है। चलिए, अब तक हमने छोटे छोटे कार्बन मॉलिक्यूल्स की बात की। अब हम अपने फाइनल टॉपिक यानी द वर्ल्ड ऑफ पॉलीमर्स की तरफ बढ़ते हैं। हमने कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कैटनेशन, यानी कार्बन एटम्स की आपस में जुड़कर लंबी लंबी चेन्स बनाने की एबिलिटी। इसी एबिलिटी की वजह से कार्बन बहुत बड़े जॉइंट मॉलिक्यूल्स बना सकता है। इन्हीं जॉइंट मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी पॉलीमर्स कहते हैं। हमारी चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये नॉलेज और स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। तो आखिर ये पॉलीमर होता क्या है? इसे समझने के लिए एक ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं। एक लंबी ट्रेन बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे या कोचेस को जोड़कर बनती है। अगर हम पूरी ट्रेन को एक पॉलीमर माने तो उसका हर एक डब्बा, हर एक कोच एक मोनोमर कहलाएगा। बिल्कुल सही। तो अ मोनोमर इज अ स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल। ये वो एक सिंगल यूनिट है जो बार बार रिपीट होता है। और जब हजारों लाखों ऐसे मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ जाते हैं तो जो जायंट मॉलिक्यूल बनता है उसे हम पॉलीमर कहते हैं। सिंपल शब्दों में मोनोमर एक बिल्डिंग ब्लॉक है और पॉलीमर उससे बनी पूरी दीवार। और जिस प्रोसेस से ये मोनोमर्स जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। लेट्स सी द डेफिनेशन. Polymerization is the process where small monomer molecules link together repeatedly to form a long chain or network, creating a polymer. यानी ये वो केमिकल प्रोसेस है जिसके जरिए छोटे छोटे ट्रेन के डब्बे जुड़कर एक पूरी लंबी ट्रेन बनाते हैं। पॉलीमर्स को हम दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हैं नेचुरल पॉलीमर्स। ये वो पॉलीमर्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स में पाया जाने वाला स्टार्च और सेल्यूलोज। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं, हमारे सेल्स के अंदर जो डीएनए है, ये सब नेचुरल पॉलीमर्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। और दूसरी टाइप है आर्टिफिशियल पॉलीमर्स। इन्हें मैन मेड या सिंथेटिक पॉलीमर्स भी कहते हैं। ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर के कपड़े, प्लास्टिक बैग्स वाला पॉलीथीन, पानी के पाइप्स वाला पीवीसी और नॉनस्टिक बर्तनों पर लगी टेफ्लॉन की कोटिंग। ये सभी आर्टिफिशियल पॉलीमर्स हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ कॉमन आर्टिफिशियल पॉलीमर्स को देखते हैं। पॉलीथीन, जिसे हम आम भाषा में पॉलीथीन कहते हैं, उसका मोनोमर है ईथीन। टेफ्लॉन का मोनोमर है टेट्राफ्लोरोईथीन। आगे देखिए, पीवीसी, जिसके पाइप्स बनते हैं, उसका मोनोमर है वाइनिल क्लोराइड। और पॉलीस्टायरीन, जिससे थर्मोकॉल बनता है, उसका मोनोमर है स्टायरीन। यहाँ एक पैटर्न नोटिस कीजिए। पॉलीमर का नाम
अक्सर उसके मोनोमर के नाम के आगे बस पॉली लगाकर बन जाता है। पॉलीईथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉलीमर्स को उनके मोनोमर्स के टाइप के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर एक पॉलीमर सिर्फ एक ही तरह के मोनोमर से बना हो तो उसे कहते हैं होमोपॉलीमर। होमो का मतलब होता है सेम। जैसे पॉलीथीन, जो सिर्फ ईथीन मोनोमर से ही बना है। ये उस ट्रेन की तरह है जिसके सारे डब्बे एक जैसे हैं। और अगर एक पॉलीमर दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के मोनोमर से मिलकर बना हो तो उसे कहते हैं कोपॉलीमर। को का मतलब टुगेदर। इसका एग्जाम्पल है नायलॉन। ये उस ट्रेन जैसा है जिसमें कुछ डब्बे एक टाइप के हैं और कुछ दूसरी टाइप के, लेकिन सब एक साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला, इथानॉल और इथानोइक एसिड दो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी अलग हैं। दूसरा, एस्टरिफिकेशन से फ्रूटी स्मेल वाले एस्टर्स बनते हैं और इसका ठीक उल्टा प्रोसेस सपोनिफिकेशन, सोप बनाने के काम आता है। तीसरा, पॉलीमर्स जायंट मॉलिक्यूल्स हैं जो मोनोमर नाम के छोटे यूनिट्स के जुड़ने से बनते हैं। और आखिरी पॉइंट, पॉलीमर्स नेचुरल भी हो सकते हैं जैसे डीएनए और आर्टिफिशियल भी जैसे प्लास्टिक। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। सोचिए कि कैसे ये एक सिंपल सा प्रोसेस, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का जुड़कर बड़ी बड़ी चेन्स बनाना, हमारी पूरी दुनिया को डिफाइन करता है। हमारे कपड़ों से लेकर हमारे शरीर के डीएनए तक हर जगह पॉलीमर्स ही तो हैं। इसके बारे में ज़रूर सोचना। आई होप आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आया होगा। रिवीजन के लिए नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें।